अभी दुनिया एक पैंडेमिक से रिकवर कर ही रही थी कि चाइना का नया पैंडेमिक आ गया, इकोनॉमिक पैंडेमिक। आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली एवरग्रांड क्राइसिस है क्या और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्या पता इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आसानी हो। एवरग्रांड चाइना की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है और जैसा कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में अपफ्रंट बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। अभी करंटली एवरग्रांड यानी ईजी के पास $310 बिलियन के लोन्स हैं, जो उसने 128 बैंक्स और 121 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जैसा हमारे भारत में बजाज फिनसर्व हैं वैसे लोगों से उधार पे उठाया है। अभी कंस्ट्रक्शन जैसे काम में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करना पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल सप्लायर, और उनको पेमेंट भी करनी होती है, वो भी एडवांस में। तो उससे बचने के लिए यूजुअली कंपनीज इन्हें बॉन्ड दे देती है। सपोज 90 रुपए देने हैं तो उसको 100 रुपए का बॉन्ड दे दिया जो अगले साल वो रिडीम कर सकता है। अब इससे कंपनी को अपफ्रंट पैसा नहीं देना पड़ा और सप्लायर्स भी खुश क्योंकि उनको अगले साल ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगले साल तक प्रॉपर्टीज बेच के रेवेन्यू जनरेट कर सके और लिक्विडिटी मेंटेन रहे। अभी कोविड के चक्कर में वैसे ही मंदी आई थी और अब कंपनीज के कैश रिजर्व्स में प्रॉब्लम आ रही है। अब उन्हें लोन्स और बॉन्ड्स को सर्विस करने के लिए पैसे चाहिए। तो वो एसेट्स के फॉर्म में है, ना कि कैश के। इस चक्कर में एवरग्रांड प्रॉपर्टीज को मार्कडाउन प्राइसेस में बेचने लगा, जिसके कारण बाकी रियल एस्टेट प्लेयर्स पे भी प्रेशर बना प्राइसेस कम करने का। चाइना की इकोनॉमी रियल एस्टेट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसके कारण रियल एस्टेट डेवलपर्स लिटरली खाली घोस्ट टाउन्स बनाए जा रहे हैं और जनता भी खरीद रही है क्योंकि स्टॉक मार्केट उतना इन्वेस्टमेंट व्हीकल है नहीं, जिसके कारण ये खाली कॉलोनीज एक रियल एस्टेट बबल क्रिएट कर रही है। आयरॉनिकली एवरग्रांड एक बहुत बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी है, यानी लोग इनको पैसा देते हैं और ये अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी क्राइसिस के चलते एवरग्रांड ने अपने इन्वेस्टर्स को उनके पैसे के बदले रियल एस्टेट पार्सल्स ऑफर करने का प्लान करा। इमेजिन करो आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करा ताकि उसकी लाइफ में आगे काम आए, और रैंडमली आपका बैंक सारा पैसा लेके बोले बॉस फंड तो नहीं है, ये जमुना पार इलाके में 2 पार्किंग स्पॉट पड़े हैं, लेने हो तो बोलो। इसी चक्कर में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि एवरग्रांड हेडक्वार्टर में लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट करे हैं। यही नहीं, एवरग्रांड के फॉल के कारण 40 लाख से ज्यादा जॉब लॉस होने का डर है और करोड़ों लोगों की सेविंग्स खतरे में आ जाएगी। साल के स्टार्टिंग से अब तक एवरग्रांड का स्टॉक 80% से ज्यादा नीचे गिर चुका है और लोग इसको 2008 वाले लेमन ब्रदर कोलैप्स से कंपेयर कर रहे हैं। .com बबल के बाद स्टॉक मार्केट बहुत लो पर था और बैंक्स भी कुछ खास इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहे थे। ये यूएसए की बात हो रही है। ऐसे में लोग दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल ढूंढ रहे थे और उनकी नजर रियल एस्टेट पर पड़ी। अब इंटरेस्ट रेट स्लो थे तो घर खरीदना आसान हो गया क्योंकि रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट में काफी सारी अपफ्रंट कॉस्ट चाहिए। अब अचानक से डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस में भी उछाल आ गया। ये बात बैंक्स की भी समझ आ गई और अपने प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में भर भर के लोन्स बांटने लगी। अब हुआ यूं, बैंक्स ने अब उन लोगों को भी लोन्स देना शुरू कर दिया जिनके रिटर्न आने की कोई गारंटी नहीं थी। इन लोन्स के एनपीए बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, इसलिए इन्हें सब प्राइम लोन्स कहा जाने लगा क्योंकि बैंक्स ने तो यही सोचा अगर पे नहीं भी किया तो भाई घर ऑक्शन करके पैसा रिकवर कर लेंगे। इसी तरह 2001 से 2007 के हनीमून पीरियड में बैंक्स ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का लोन दे डाला। बैंक्स ने एडजस्टेबल रेट पर लोन दिया था, यानी शुरू के कुछ साल में 1-2% पर लोन था जो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ज्यादातर बोरोअर्स को पता ही नहीं था इसके बारे में और बैंक एम्प्लॉइज ने कमीशन के चक्कर में प्रोबेबली इलेबोरेट भी नहीं किया होगा। अभी स्टार्टिंग में कम इंटरेस्ट दिया पर जब इंटरेस्ट बढ़ा तो सब प्राइम बोरोअर्स को दिक्कत आने लगी। अब नेचुरली तुम उन लोगों को लोन दोगे जो कभी रिपेमेंट ही नहीं कर सकते तो फ्यूचर तो खराब होगा ही। अब जो लोन्स एनपीए बन चुके थे उनकी प्रॉपर्टीज को सेल किया जाने लगा। इतने सारे ऑक्शंस हुए, जैसे पहले डिमांड के कारण अचानक प्राइस बढ़े थे, अब सप्लाई के कारण नीचे गिरने लगे। और अब जिन्होंने घर के लिए लोन लिए थे उनका लोन अभी के घर से बहुत ही ज्यादा हो गया था, यानी अगर वो अपना अब तक का पे किया पैसा भी रिमूव करके अभी नया घर खरीदे तो भी रिमेनिंग लोन अमाउंट से सस्ता पड़ रहा था, जिसके कारण नॉर्मल लोगों ने भी लोन रीपे करना बंद कर दिया। अब बस इसी तरह पूरा रियल एस्टेट सेक्टर और ग्लोबल इकोनॉमी तहस नहस हो गई। इसमें इकोनॉमी को $450 बिलियन का नुकसान हुआ। इसमें लेहमन ब्रदर्स का नाम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंक को सबसे ज्यादा लॉस हुआ और लेहमन ब्रदर्स बैंक्रप्सी के कारण उसके
25,000 एम्प्लॉयज की जॉब चली गई। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन था। रियल स्टोरी इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम ग्लोबल एज में रह रहे हैं जहाँ सारी इकोनॉमीज काफी अच्छे से इंटरकनेक्टेड है। जैसा हमने 2008 के क्रैश में देखा, यूएसए की इकोनॉमी स्लो क्या हुई, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था। पर यूएसए मेनली इंटरनेशनल ट्रेड्स में कस्टमर है मोस्ट कमोडिटीज का। बट आज के केस में चाइना कंज्यूमर उतना बड़ा नहीं है, बट मेनली एक्सपोर्ट मॉडल पे वर्क करता है। चाइना ऑलमोस्ट हर सप्लाई चेन का पार्ट है। इसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। यही नहीं, चाइना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टील एंड सीमेंट का कंज्यूमर है, जिसके कारण टाटा स्टील के शेयर्स तो बस गिरते ही जा रहे हैं। चाइना की ग्लोबली काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे इंडिया में ही बहुत सारे स्टार्टअप्स लाइक ओला, पेटीएम और इंडियन स्टॉक मार्केट को भी काफी अच्छा एक्सपोजर है। अभी वहां पे फॉल होगा तो पॉसिबली इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए भारत और दूसरे देशों से पैसा निकाल, जिससे शॉर्ट टर्म में हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। पर लॉन्ग टर्म में भारत को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टर नेचुरली अपना पैसा चाइना से निकालेंगे और इट इज पॉसिबल कि भारत के अंदर वो पैसा आए, कंसिडरिंग लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्कीम्स लाइक PLI, मेक इन इंडिया, जिससे भारत मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना चाहता है। अब वीडियो को एंड तक देखने वालों के लिए एक बोनस फैक्ट, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण एक बहुत बड़े डिलेमा में आ चुकी है। अगर वो एवरग्रांड को पैसा देके उन्हें बेल आउट करेगी, यानी कि उन्हें पैसा देकर बचाएगी, तो बेसिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट्स को बचा के अपने उसूलों के साथ धोखा करेगी, और अगर नहीं बचाया तो करोड़ों लोगों की सेविंग्स और लाखों लोगों की जॉब्स चली जाएगी और इकोनॉमिक डाउनटर्न झेलना पड़ेगा। तो क्या लगता है, चाइनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए या नहीं? इसे नीचे कमेंट्स में यस या नो कमेंट करके बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करके घंटा बजा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और अर्थ उपचार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।